नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको उद्विकास के बारे में बताया था। आज उसी क्रम में हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा उद्विकास के बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं। उसके बारे में मैंने आपको सिद्धांत बताए थे। लैमार्कवाद का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उसकी मूल अवधारणाएं। लैमार्कवाद की मूल अवधारणाएं क्या थी कि जैसे वातावरण का सीधा प्रभाव संरचना आकार इसमें पड़ता है, बढ़ने की प्रवृत्ति हर जीव और पादप में हमेशा बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसे ही अंगों के उपयोग व अनुपयोग का प्रभाव बताया था आपको कि जिसका अधिक उपयोग होता है वह अधिक विकसित हो जाता है और जिसका नहीं होता वह विलुप्त हो जाता है। तो और इस प्रकार वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं और अंग में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे अंग आश्रित होकर के अवशेष के रूप में शेष रह जाते हैं, उन्हें अवशेषीय अंग कहते हैं। इसी प्रकार उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अब इनके द्वारा जो उपयोग व अनुपयोग के द्वारा जो है रूपांतरित होकर वो अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, इसे ही उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। इसमें उदाहरण भी मैंने आपको बताया था, जिराफ का, सांप का और बतख के बारे में, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मालूम है, अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा, समझ भी गए होंगे। अब आगे आज हम पढ़ेंगे लैमार्कवाद ने जो ये दिए थे सिद्धांत, उसकी क्या कमियां रह गई या उसमें क्या दोष थे या उसकी क्या आलोचना। जैसे अब वो भाई लैमार्कवाद कहते हैं कि जिस अंग का हम अधिक उपयोग करते हैं वह अधिक विकसित होकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है और जिसका नहीं उपयोग करते वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है आने वाली पीढ़ियों में। तो अब इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे पहलवान एक्सरसाइज करके अपनी मांसपेशियां या सुगठित पेशियां बना लेता है, यह उसका एक उपार्जित लक्षण हो गया क्योंकि उसने एक अर्जित किया इस लक्षण को अपनी एक्सरसाइज और उनके द्वारा। लेकिन ये लक्षण वंशागत नहीं, अर्थात उसकी संतान जो होती है वो बलिष्ठ और इतनी उसकी सुगठित पेशियां नहीं होती हैं। तो यह जो एक उदाहरण है, यह उसके लैमार्कवाद की सिद्धांत की जो कमी थी उसे उजागर करता है। इसी प्रकार दुर्घटनावश किसी व्यक्ति के हाथ कट जाए या अंधा हो जाए तो यह लक्षण संतानों में स्थानांतरित नहीं होता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऐसा नहीं है कि हाथ कटे हुए इंसान का बच्चा भी हाथ कटा हुआ हो या अंधे का बच्चा अंधा हो, ऐसा भी नहीं होता। इसी प्रकार हम देखते हैं कि भारत में नाक व कान बीधने की परंपरा हजारों वर्षों से चल रही है, लेकिन एक भी बच्चा आज तक ऐसा जन्मजात नहीं हुआ जिसके नाक व कान छिदे हुए उत्पन्न हुआ हो। तो यह भी लैमार्कवाद के जो सिद्धांत थे उनकी कमियों को बताता है। ऐसे ही एक और उदाहरण है, चीन में छोटे पैर को शुभ व सुंदर माना जाता है, इसलिए वो क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा होता है उसको लोहे के जूते पहनाने चालू कर देते हैं। लेकिन एक भी बच्चा आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसके पैर छोटे हों या साधारण बच्चों से, जो साधारण बच्चे होते हैं उनसे छोटा हो। तो इस प्रकार ये सारी जो उदाहरण दिए गए ये सारे लैमार्कवाद की कमियों के बारे में बताते हैं। अब इन कमियों को दूर करने के लिए 20वीं शताब्दी में एक नव लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया गया। इसमें जो लैमार्कवाद में कमियां थी उन्हें उजागर करके उन्हें दूर किया गया और नव लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये सिद्धांत क्या है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि जनन द्रव्य के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो सकते हैं। यानी कुछ वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि वातावरण में होने वाले कुछ भौतिक व रासायनिक परिवर्तन जनन द्रव्य के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हो सकते हैं। इसके पक्ष में निम्न तथ्य दिए गए। वैज्ञानिकों ने इसको सिद्ध करने के लिए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित हो सकते हैं वो जनन द्रव्य की तरह। इसके लिए मैकडूगल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1938 में चूहों की 45 पीढ़ियों को टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरने का प्रशिक्षण दिया। तो उन्होंने क्या पाया कि जो प्रारंभिक पीढ़ियां थी, शुरुआती पीढ़ियां, उनको अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता हुई और जबकि जो बाद की पीढ़ियां हुई उन्हें कम समय में वो इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरने का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। तो यह जो मैकडूगल ने दिया वो लैमार्कवाद के सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तुत किया गया। ऐसे ही एक पावलोव का कुत्तों पर प्रयोग किया गया। पावलोव नाम के साइंटिस्ट ने उन्होंने कुत्ते को घंटी की ध्वनि बजा करके भोजन के लिए आने का प्रशिक्षण दिया। तो इसमें भी उन्होंने पाया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जैसे जैसे प्रशिक्षण दिया गया तो पूर्व की पीढ़ी को अधिक समय लगा और जबकि नई पीढ़ी जो थी उसको इस प्रशिक्षण प्राप्त करने में कम समय लगा और वो जल्दी सीख गया। तो ये दोनों उदाहरण नव लैमार्कवाद में दिए गए जो पूर्व लैमार्कवाद था या लैमार्क
या उपार्जित लक्षणों की वंशागति थी उसे स्पष्ट करने के लिए। इसमें भी अब कुछ कमियां थी, तो ये भी सिद्धांत आगे नहीं चला। और इसके बाद में विजमैन का जनन द्रव्य सिद्धांत दिया गया। विजमैन का जनन द्रव्य सिद्धांत क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने 20 से 22 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटी पर हर पीढ़ी सामान्य हुई। उन्होंने 20 से 22 पीढ़ियों तक लगातार चूहे की पूंछ काटी पर हर पीढ़ी सामान्य हुई। तो 1893 में इन्होंने इसके आधार पर एक सिद्धांत की विवेचना अपनी पुस्तक जनन द्रव्य में की। इसे जनन द्रव्य की निरंतरता का भी सिद्धांत कहते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक है कायिक द्रव्य और एक जनन द्रव्य। कायिक द्रव्य में जो परिवर्तन होते हैं वो वंशागत नहीं होते, और जबकि जनन द्रव्य में जो परिवर्तन होते हैं वो वंशागत होते हैं। अर्थात कायिक द्रव्य में जो परिवर्तन होते हैं वो वंशागत नहीं होते, इसलिए वे नश्वर है, जबकि जनन द्रव्य में जो होने वाले परिवर्तन वंशागत होते हैं, यानी अमरता पाई जाती है। यानी जनन द्रव्य में अगर कोई परिवर्तन होता है तो वह वंशागत होकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। अब इसके भी दोष पाए गए। इसमें भी विजमैन का जो जनन द्रव्य सिद्धांत था, इसमें भी दोष थे जो निम्न थे। उन्होंने देखा कि बिगनवेलिया या बोगनवेलिया एक बेल होती है, इसके टुकड़े से पूरे पादप का निर्माण हो सकता है। इसी प्रकार जंतु विज्ञान में हम देखते हैं कि हाइड्रा से भी उसके एक टुकड़े से पूरे जीव का निर्माण हो सकता है। यानी कि उसको अगर हाइड्रा को काट दिया जाए और उसके हिस्सों को, हिस्से से वो पूर्ण हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। तो ये भी इसमें एक स्पष्ट करने में स्पष्ट नहीं कर पाए कि भाई के जनन द्रव्य के सिद्धांत के द्वारा के वंशागत कैसे होता है। ऐसी दूसरा उदाहरण था गिनी पिग पर प्रयोग। सफेद रंग की मादा गिनी पिग के अंडाशय को निकालकर उसमें काले रंग की मादा गिनी पिग अंडाशय प्रत्यारोपित कर दिया। यानी कि सफेद रंग की गिनी पिग के अंडाशय को निकालकर उसके स्थान पर काले रंग की मादा गिनी पिग का अंडाशय प्रत्यारोपित कर दिया। कर सफेद रंग की मादा गिनी पिग का क्रॉस सफेद रंग के नर से क्रॉस कराने पर सभी संतानें काले रंग की उत्पन्न होती हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि अंडाशय प्रत्यारोपित करने पर जनन द्रव्य अप्रभावित रहा, जबकि अंडाशय क्या है, एक सेक्सुअल पार्ट है, तो उसमें प्रत्यारोपित करने पर भी यानी कि वो जनन द्रव्य अप्रभावित रहा। इसलिए यह सिद्धांत में भी कुछ कमियां रह गई और यह सिद्धांत भी इस उद्ध विकास के बारे में पूर्णतः स्पष्टता नहीं कर पाया। उसके बाद में आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे और आगे के चैप्टर में हम डार्विन के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।